शख्सियत या पर्सनैलिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी शख्सियत की वो खुसूसियात जो कि परमानेंट हैं, जो कि हमेशा इसी तरह से मौजूद हैं। अगर किसी थर्ड पर्सन से पूछा जाए कि मेरे बारे में पूछा जाए कि फ़रा कैसी है, तो जो वो ट्रेड्स बताएंगे कि वो इस तरह की सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करेगी, वो दरअसल मेरी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करेगी, या मैं ख़ुद अपने बारे में जैसे समझती हूँ। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन ये आती है कि दीज आर एंड्यूरिंग पैटर्न्स विच आर स्टेबल एंड विच आर देयर इन एज आ कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ अस। ऐसी चीज़ें जो एंड्यूरिंग पैटर्न है, जो हमेशा से हैं, जैसे कि हम हैं, जो कुछ भी हम हैं वो सब के सब मिलाकर हमारी शख्सियत बनाता। शख्सियत में जो हमारी कमियां हैं, अगर हम उनको बेहतर आइडेंटिफाई कर लें ना, तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें कम से कम ये समझ आती है कि हम किस किस्म के इंसान हैं, हमारी शख्सियत कैसी है, हम किस किस्म के लोगों के साथ मेल जोल रखेंगे तो हम कंफर्टेबल रहेंगे और हमें फ़ायदा होगा, और किस तरह के लोगों के साथ हमारी मुताबिकत नहीं है। वैसे तो हमें आमतौर पर यूँ भी समझ आ जाती है कि ज़ाहिर है जिन लोगों के साथ हमारा एक तरह से तरजीहात मिलती हैं, हमारी इंटरेस्ट मिलती हैं, हॉबीज़ मिलती हैं, तो हमें उनके साथ हमारी दोस्ती हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिकली स्टडी करना चाहते हैं या साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी में एक पूरा क्लस्टर है डिसऑर्डर्स का, जिनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कहा जाता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इंड्यूरिंग पैटर्न्स के हिसाब से, यानी किसी पर्सन की जो नुमायाँ खुसूसियात है ना उसकी शख्सियत की, उसके हिसाब से कैटेगरीज बना दी गई हैं। ये टोटल कैटेगरीज तादाद में 10 हैं, लेकिन मेनली 3-3 क्लस्टर्स बना दिए गए हैं, जिनमें 3-3 कैटेगरीज में वो उसको कंपार्टमेंट्स में उनको डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, होता यानी ये चीज़ हमारे लिए कहाँ पर हेल्पफुल होती है? अक्सर ना हम देखते हैं कि जिस तरह तलाक के केसेस में, दोस्तियां टूटने में या कारोबार में हमें एकदम लगता है कि हमारा उस पर्सन के साथ मैच नहीं बना, लेकिन वही पर्सन किसी दूसरे के साथ जब रह रहा है तो वो बिल्कुल हैप्पी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा क्यों होता है कि एक पर्सन हमारे साथ तो अच्छी तरह गेट अलाउंग नहीं हो सका, लेकिन किसी दूसरे फ़र्द के साथ उसकी मुताबिकत बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो गई है। यहाँ तक कि स्पेशली हमें नज़र आता है शादियों के अंदर कि एक कपल है और आपस में उनकी चक बंद नहीं हो रही, उन्होंने अलग अलग जगहों पे शादियां कर ली हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे खुश हैं। अब ऐसा क्या हुआ? होता ये है कि जितनी ज़्यादा पर्सनैलिटी पैटर्न्स में मुताबिकत होती है लोगों की, या उनकी एक दूसरे के साथ वो एक मैच करते हैं ट्रेट्स, उतनी ही कम उनके अंदर एक अनस्टेबिलिटी की गुंजाइश मौजूद रहती है। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मसलन जो क्लस्टर ए है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, उनको कहा जाता है कि वो लोग जिनमें कोई ऑड किस्म का बिहेवियर है, जो बड़े इनडिफरेंट हैं, जो बाकी लोगों की तरह के नहीं है, स्पेशली सोशली विदड्रॉन लोग हैं, जिनकी इमोशनल और सोशल लाइफ आम लोगों से ज़रा हट कर है, रिस्ट्रिक्टेड है, कमी है उसके अंदर कोई ना कोई। जिस तरह से कि जो सबसे पहली हमारे पास कैटेगरी आती है वो कहलाती है हमारे पास स्कीज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। स्कीज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग हैं, ये स्कीज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग जो हैं, ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल के आदी होते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं, इमोशनली डिटैच्ड लोग होते हैं, यानी इनकी दोस्तियां बहुत कम लोगों के साथ होती हैं, एक ही लाइफ का पैटर्न होता है जिसको इन्होंने इख्तियार किया हुआ होता है और उससे बाहर ये दीगर लोगों से मेल मिलाप नहीं रख सकते हैं, बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, और एक इनकी जो सेट रूटीन है उसके अंदर कोई भी चेंज नज़र नहीं आता हमें। अगर वो मेल हैं तो यूजुअली उनमें परसेंटेज ऑफ मैरिज भी कम होती है, कम शादियाँ करते हैं ये। इसी तरह से अगर खवातीन है तो वो मैरिड पाई जाती हैं, लेकिन उसकी भी रीज़न ये होती है कि ज़ाहिर है उनको अप्रोच किया गया और उनकी शादी हो गई इस तरह से। अदरवाइज़ उनकी जो इमोशनल एक लाइफ है वो बहुत ही डेड स्लो होती है, उसमें बहुत ज़्यादा आइसोलेशन पाई जाती है, इमोशनली अटैच नहीं होते हैं लोगों के साथ, और इनकी जो दोस्तियां हैं लोगों के साथ, इंटीमेट रिलेशनशिप यानी एक रिलाई करना, ट्रस्ट करना लोगों पे, उनके साथ इंटरेक्ट करना, इस चीज़ का जज्बा भी कम पाया जाता है। ये इनकी पर्सनैलिटी होती है। अब किसी का वास्ता ऐसी किसी खातून से या मर्द से पड़ गया ना, तो कहेंगे क्या बस ये दफ्तर से आता है, घर में आकर बस सो जाता है और टीवी देख लेता है। इसी तरह औरतें हैं तो वो भी इसी तरह अजीब सोशल आइसोलेशन का शिकार होंगी, और अपने हस्बैंड के साथ भी इवन उनके बहुत ही डीप कनेक्शंस नहीं होंगे, तो उसके मियाँ को एक अजीब सी कसक महसूस होती रहेगी कि ये बातचीत नहीं करती है, बोलती नहीं है इतना। तो वो दरअसल उनका पर्सनैलिटी पैटर्न है जो स्कीज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाता है।
अच्छा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जितने भी हैं ना, इन सब के अंदर हमें ये नज़र आएगा कि ये हॉस्पिटल्स नहीं जाते हैं या ये क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, स्पेशली हमारे मुल्कों में जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन या मालूमात लेना बुरा समझा जाता है काफ़ी हद तक, तो वहाँ पर ये चीज़ कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। अच्छा, इसके बाद एक और ऑड एंड बिहेवियर्स में आता है इसकी जिसको हम कहते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानोया का मतलब होता है शक करना। वो लोग जो ना शकी रहते हैं, आप उनसे हमदर्दी भी जता रहे हैं ना, आप उनके लिए कोई उनकी वेलबींग के लिए कुछ अच्छा काम उनको करके दे रहे हैं, तो वो सोच में पड़ जाते हैं इसको पता नहीं अल्लाह जाने मेरे से क्या फ़ायदा उठाने वाला है, इसको मेरे से पता नहीं कौन सी इसने मेरे से फ़ायदे लेने हैं, ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो वो कोई ना कोई बुरी चीज़ उसमें से ढूंढ निकालेंगे। दे रियरली ट्रस्ट अदर पीपल, ये हमेशा दूसरों के बारे में सस्पिशियस रहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर नहीं करते। अमूमन तो हम समझते हैं कि ठीक है अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा इनमें टेंडेंसी होती है हर एक चीज़ के बारे में शक करने के लिए। स्पेशली जिस तरह हम देखते हैं कि ऐसे कपल्स जिनमें मियाँ या बहुत ज़्यादा शक करता है या बीवी बहुत ज़्यादा शक करती है और उसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं है, जैसे अक्सर जो केसेस हैं ना उनमें जो शक वाले केसेस हैं, मैंने तो ये देखा है कि उसके डीप इनसाइड ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई ब्लैक चीज़ें जो है ना एक तरह से कह लो हाइडिंग में चल रही होती हैं, जिसको सेंस किया जा रहा होता है और उनका सस्पिशन या उनकी जो समझ है ना वो गलत नहीं होती है। जिस तरह बीवी अगर शक कर रही है अपने मियाँ पे, तो वो कोई ना कोई चीज़ होती है जो वो छुपा रहा होता है और उसको रैपर करके ना रैप करके अच्छे से लिफाफे में तो कह रहा होता है कि बस इसकी तबीयत ही ऐसी है, ये शक करती है। या फिर कोई हस्बैंड है तो वो बीवी पे शक करता है उसके किसी मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट की वजह से, तो उसमें रीजंस जो हैं अगर सॉलिड रीजंस नहीं नज़र आती हैं और हमें ये नज़र आता है कि एक पर्सन का शक बहुत ही जनरलाइज है, वो सिर्फ अपनी बीवी या हस्बैंड पे शक नहीं करता बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स पे, कोलीग्स पे, को वर्कर्स पे, जहाँ स्कूल या कॉलेज जिधर वो जाता रहा, यानी इर्द गिर्द अमूमन उनका जो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक पर्सन पे कॉन्फाइडिंग रिलेशनशिप होता है, अदरवाइज दे डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो वो बहुत जनरलाइज होता है। ये हमें एक अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि वो एक टिपिकल पर्सन के साथ नहीं बल्कि उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है। तो जो ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर है उसमें एक लोग हो गए जो बहुत ज़्यादा शक करते हैं, पैरानोया का शिकार होते हैं और उनको ये लगता है कि मेरा जो शक है ये बिल्कुल सही है और मैं अपनी जगह पर बिल्कुल कायम हूँ। तो इनका जो पैटर्न है ना वो हमेशा बहुत ही ऐसा होगा कि वो लॉन्ग टर्म होगा, परमानेंट होगा, वो बदलना नहीं चाहते हैं उस चीज़ को और ना ही इस चीज़ को जस्टिफाई होते हुए देखना चाहते हैं। इसी तरह से जिस तरह मैंने बताया कि स्क्विज़ॉइड पर्सनैलिटी वाले बहुत रिस्ट्रिक्टेड इमोशनल एक्सप्रेशन वाले लोग होंगे, ये लोगों के साथ मेल जोल करना पसंद नहीं करते हैं। अब ये अंदाज़ा लगता है हमें कि समटाइम जब हम किसी डिफ़िकल्ट पर्सन को डील कर रहे होते हैं जिसको हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल आदमी है और समझ नहीं आ रही है, इनके साथ जितनी मर्ज़ी बात कर लो ये 2 लफ्ज़ों में जवाब देंगे, इनसे जितनी मर्ज़ी मोहब्बत का इजहार कर लो ये आपको जवाब में वो मोहब्बत नहीं दे पा रहे हैं, या आप इन पे जितना मर्ज़ी इनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करें, भला करने की कोशिश करें, लेकिन ये अंडरस्टैंड ही नहीं करते, एक्नॉलेज ही नहीं करते और इन्हें समझ ही नहीं आती कि हम दरअसल इनका भला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दरअसल वो किसी न किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। अब हम आते हैं ज़रा कि इनका कोई ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता। जो हमारे पास ये ऑड क्लस्टर वाले लोग हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, हमेशा रहने वाले हैं, ये परमानेंट होंगे, तो अब समझ आती है कि यू कैन नॉट चेंज दीज पीपल। जब तक लोग खुद से बदलना नहीं चाहते हैं, अपने अंदर तब्दीलियां नहीं लाना चाहते हैं, ग्रो नहीं करना चाहते हैं, फिक्स्ड हुए रहते हैं अपनी उसी जगह पे, तो हम अकेले इनके साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। रादर किसी साइकोलॉजिकल हेल्प भी बहुत कम हेल्प प्रोवाइड करती है इनको और अक्सर ये अपनी जो इनकी पर्सनैलिटी है उससे बाहर नहीं निकलते। इनको मज़ा आता है ना, इनका लाइफस्टाइल है यही। आप इन्हें कहेंगे आज शादी पे चलो, इससे बात करो, उससे उनको लगता है कि मेरे माइंडसेट के मुताबिक ही मैं जो मेरी थिंकिंग है या मेरा एक एक्सपोजर है या मैं जिस तरह की बातें करता हूँ, मेरे हम हयाल लोग मुझे अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से ट्रस्ट के हवाले से इनको सस्पिशियस का शिकार रहेंगे कि मेरे से लोग बातें सुन के मेरे पे हंसेंगे और मैं अपनी बातें नहीं बताना चाहता। तो समझ लें कि उनकी जो है ना एक तरह से सोशल स्किल्स जो हैं, जिनको हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो बेसिकली हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम किसी से बातचीत करें तो हम बड़ी ही डीप इनसाइड अपनी कोई पर्सनल जो हमारी बातें हैं हम उन किसी के साथ शेयर करें, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स में हम बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं जो कि हम
हमारे मैच कर सकते हैं। जैसे ख़वातीन हैं तो आप बता सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करके दे सकता है कि ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं, आपकी हॉबीज़ हैं और ये जनरल टॉपिक्स हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये आपके पर्सनल नहीं है और इनके ऊपर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि मौसम के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, जो इनसेंसिटिव टॉपिक्स हैं, कोई ट्रेंड्स या फैशन के बारे में अपनी प्रेफरेंसेस बताने के हवाले से बातें हैं, तो इस तरह हम उनको बता सकते हैं कि आप किस तरह से टीवी ड्रामाज़ हैं, सोशल मीडिया है, इस हवाले से वो टॉपिक्स जो बहुत ही जनरल रखते हैं, कंडीशंस रखते हैं, इस तरह की चीज़ें उनको बताई जा सकती हैं जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट की भी हों। इसी तरह से अगर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हवाले से लोगों से मेल जोल रखना चाहते हैं तो उस हवाले से हम अगर उनको हेल्प प्रोवाइड करके दे सकते हैं तो ये भी हमारे लिए एक करने की चीज़ होगी कि जो हम करके दे सकते हैं। पर्सनली अगर आप इस किस्म के डिसऑर्डर का आपको लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, डिसऑर्डर तो एग्जैक्टली इसको नहीं कहना चाहिए, बेसिकली ये आपकी पर्सनैलिटी है। आप ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि आप इमोशनली बहुत कनेक्शन महसूस नहीं करते लोगों के साथ, आप ये महसूस नहीं करते कि मैं बैठता हूँ ना तो लोग चुप कर जाते हैं, लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, वो डरते हैं मेरे से या कंफर्टेबल नहीं होते हैं या मैं कंफर्टेबल नहीं होता। तो देन आपके लिए थोड़ा सा सोचने का टाइम है, ज्ञान का टाइम है कि हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें जो आपके हम ख्याल लोग हों या आपकी और उनकी सोशल हॉबीज़ या इंटरेस्ट मैच करती हूँ। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, इस तरह के ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत आसान हो गया लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और आपको इस तरह की हेल्प जो है ऑनलाइन हेल्प भी मिल सकती है इस हवाले से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करें। रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ होने की सूरत में आप कहते हैं कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो हूँ, भाई मैं ऐसा ही हूँ तो मैं नहीं बदलना चाहता, या इसका क्या नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म जो रिसर्चेज आई हैं वो ये बताती हैं कि ऐसे लोग जो एक रिस्ट्रिक्टेड सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं और इमोशनल डिटैचमेंट का शिकार होते हैं, अगर मैं इसे सादा लफ्ज़ों में बताऊँ, जिनकी जज्बाती और समाजी जो एक सर्कल है वो कम होता है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी में रहना चाहता है, लोगों में मेल जोल रखना चाहता है, तो बहुत से बीमारियां हैं जो फिज़िकल डिजीज़ वो भी अटैच होती हैं इस चीज़ के साथ। तन्हाई बजाते खुद एक बहुत बड़ा मर्ज़ है और बदतरीन तन्हाई वो होती है कि जब आप बहुत सारे लोगों में घिरे हुए हैं लेकिन आप तन्हा महसूस कर रहे हैं, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कहीं से भी अपने लिए ऐसी हॉबीज़ ढूंढ कर लाएँ, ऐसे सोशल ग्रुप्स लेकर आएँ जो आपके हम ख्याल हों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिमेंशिया, अल्जाइमर, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का भी कनेक्शन वाज़े तौर पर नज़र आया है लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन के साथ। अपना सोशल इन्वायरमेंट, अपना रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट कम करें, अपना सोशल इन्वायरमेंट इंक्रीज़ करें, लोगों के साथ मेल जोल रखें, खुश रहें, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनाने के लिए खुद से कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रा इसाक। मेरे चैनल का नाम है वेलनेस बाय फ़रा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट मज़ीद बनाती रहूँ।